नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भूगोल का अध्याय 1 का एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक भी वीडियो में पूरे अध्याय का एक एक नोट्स तैयार किया हुआ मिल जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। आप फटाफट से रफ पेन उठा लीजिए, है ना। तो हम कक्षा 10वीं का भूगोल का पढ़ेंगे, अध्याय 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला तो हम जानेंगे कि अध्याय का नाम क्या है। तो हमारे पहले अध्याय का नाम है ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का संसाधन एवं विकास, है ना। तो जब संसाधन एवं विकास है तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, संसाधन। क्या जानेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, संसाधन। तो संसाधन क्या है, माने जब हम संसाधन पढ़ेंगे तो संसाधन जानेंगे भी, है ना। क्योंकि हमारे पाठ का नाम क्या है, संसाधन है, तो इसलिए हमें संसाधन जानना अति आवश्यक है। तो संसाधन यह है, तो संसाधन क्या है। संसाधन सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण, माने हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक यानी जीवित, सजीव, निर्जीव सब कोई चीज़ें क्या आती हैं, प्राकृतिक पर। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता हो, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाते हैं। मतलब संसाधन क्या है, तो बेसिकली संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। फिर है संसाधन का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। किस पे, माने हम संसाधन का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि हम किसी भी तकनीक से, जैसे कच्चा तेल से हम उसको पेट्रोलियम में बदल रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम अपने संसाधन का प्रयोग प्रौद्योगिकी रूप से कर रहे हैं, है ना। ये समझ में आ गया। संसाधन क्या है, संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हुई सभी वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन का विकास उसकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, ठीक। तो अब चलिए चलते हैं, हमें संसाधन कब याद होगा, संसाधनों का वर्गीकरण। क्या, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, संभाव्य के आधार पर, इस तरीके से संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है ना। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्या है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, 2 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है 2 वर्गों में बांटा है। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा जैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल में होती है और इसमें जीवन की प्राप्ति या व्याप्त होता है। मतलब जो संसाधन ऐसा संसाधन जो जीवमंडल में पाया जाता है, उसमें जीवन व्यतीत होता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, जैव संसाधन, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, पशु आदि, है ना। फिर है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, इसमें जीवन नहीं व्याप्त होता है। निर्जीव वस्तुओं में जीवन व्याप्त नहीं होता है। उदाहरण में जैसे देखते हैं पत्थर, चट्टानें, धातुएं। तो हमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पता हो गया दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है ना, इसमें जीवन व्याप्त होता है। एग्जाम्पल में हमको देखना है, उदाहरण में मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, पशु आदि। फिर अजैव संसाधन में वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जिसमें जीवन की प्राप्ति नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे पत्थर, चट्टानें, धातुएं आदि, है ना। तो चलिए हम अब आगे चल रहे हैं। तो फिर था हमारा हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़ लिया था। दूसरा है हमारा समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम अपनी प्रौद्योगिकी की या ऐसा रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम
उस संसाधन का पुनः उपयोग कर लें, है ना, बार बार उपयोग करें, तो उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव आदि। ठीक है। फिर हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, क्या दोस्तों, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसा संसाधन जिसमें उपयोग के बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता, मतलब ऐसा संसाधन बेसिकली उस जिसको एक बार हम उपयोग में ला लिए और उसको दोबारा उपयोग नहीं ला सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे संभू अंतराल बाद होता है। ठीक है। अगर इस संसाधन का निर्माण भी हो रहा है तो एक बहुत समय बाद हो रहा है। जैसे खनिज का एक बार अगर हम खनन कर लिए या उपयोग कर लिए तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं ना, कच्चा तेल से पक्का पेट्रोलियम बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, इस तरीके से, है ना। फिर आदि। फिर हमारा है अगला स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में वे संसाधन जिनमें किसी निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे तालाब हो गया, बाग, भूखंड, चारागाह आदि। तो वे इस पे किसका अधिकार रहता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का रहता है ना। आपके तालाब में आप ही का अधिकार रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा, है ना। इस तरीके से व्यक्तिगत संसाधन मतलब वे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे तालाब, बाग, भूखंड, बगीचा, चारागाह आदि, है ना। फिर अगला है सामुदायिक संसाधन। वे सामुदायिक संसाधन में वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे शमशान भूमि, जो शमशान घाट होता है उसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं कि शमशान घाट में किसी एक व्यक्ति का दाह संस्कार हो गया तो वो नहीं कर सकता, दूसरा सब कोई जाकर कर सकते हैं। तालाब, सार्वजनिक तालाब जो होते हैं, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक जहाँ मनाते हैं, खेल का मैदान, इस तरीके से, है ना। तो सामुदायिक संसाधन हो गया, है ना। फिर हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब तकनीक तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जो सरकार अपने द्वारा खोज कर निकलवा रही है और जो संसाधन के अंदर में आ रहे हैं तो वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे खनिज संसाधन, तो खनिज में सिर्फ सरकार का ही अधिकार है। जल संसाधन, जल से जिस प्रकार से बिजली बनती है ना। वन्य एवं वन्य जीव, राजनीतिक सीमाएं, ये जो देश की सीमाएं होती है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। फिर हमारा है अगला कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमने क्या पढ़ा था, स्वामित्व के आधार पर संसाधन ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिसको नियंत्रित करती हैं, क्या कहलाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक। जैसे समुद्र तट से जो समुद्र तट होता है ना, उससे 200 मील 200 समुद्री मील की दूरी में सिर्फ उस देश का ही अधिकार रहता है, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा है अगला विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा संभावी संसाधन। क्या है दोस्तों, संभावी संसाधन। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, संभावी संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से ज़्यादा संभावना है ना। जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये हमें ऊर्जा देता है ना। किस प्रकार का ऊर्जा देता है, जैसे सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, पवन ऊर्जा से भी बिजली बनती है। तो ये हमें संसाधन की भरपूर मात्रा है परंतु उसका विकास एक अच्छे स्तर पर नहीं हो रहा है। तो जब विकास नहीं होगा तो संसाधन हमें कैसे प्राप्त होंगे, है ना। फिर आगे है दोस्तों हमारा विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन बेसिकली वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, माने ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो। कौन सा संसाधन कहलाते हैं,
विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जिसका सर्वे कर लिया गया हो, उसके उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिस संसाधन का उपयोग मतलब सर्वेक्षण संपूर्ण रूप से कर लिया गया हो और उसका एक जो गुणवत्ता है उसकी मात्रा को निर्धारित कर दिया गया, तो क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कोयला और पेट्रोलियम, है ना। फिर हमारा भंडारण संसाधन, है ना, भंडारण। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। मतलब वे पर्यावरण के संसाधन जिसकी मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, परंतु हमारे पास ऐसी तकनीक, ऐसा प्रौद्योगिकी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे जल में कितने प्रकार की गैस पाई जाती है? 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत मुख्य स्रोत होता है, बन सकता है, परंतु हमारे पास ऐसी उन्नत तकनीक नहीं है जिससे हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकें जल से, है ना। तो ये क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध है, परंतु हम इसको अपने प्रौद्योगिकी, अपनी तकनीक की मदद से निकाल नहीं सकते। अभी हम लोग तकनीक से परे हैं, है ना। जिस दिन हमारे पास तकनीक हो जाएगी उस दिन हम पानी से भी ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। फिर है हमारा संचित कोष। तो ऐसा संसाधन जो भंडारण का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भंडारण का। मतलब भंडारण में मतलब पर्यावरण में उपलब्ध है ना। तो संचित कोष में क्या हो जाएगा? ऐसा संसाधन जो भंडारण का ही हिस्सा है, जिनका उपयोग तकनीकी की सहायता से भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है ना। संचित कोष का मतलब ऐसा कि वो संचित कोष और भंडारण कोष सेम एक ही पॉइंट पे होता है कि ऐसा संसाधन जो भंडारण का ही हिस्सा है, जिनका उपयोग तकनीकी की सहायता से भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल से विद्युत पैदा करना। मतलब अगर बांध जो बनाते हैं, डैम बना लिए, उसमें पानी भर गया हर जगह, है ना, फिर उसको गिराते हैं, टरबाइन लगाते हैं, फिर उससे बिजली बनाती हैं, फिर उसकी सप्लाई करते हैं ना। तो इस तरीके से विद्युत, नदियों के जल से विद्युत बनाना, है ना, प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? संचित कोष कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने सिर्फ संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, संसाधन क्या है उसको पढ़ लिया। संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव अजैव, है ना। समाप्यता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़ लिया। फिर विकास के स्तर पर संसाधन पढ़ लिया। तो विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें होते हैं 4 प्रकार के, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण और संचित कोष होते हैं। इसको हमने पढ़ लिया। अब हमारा अगला है संसाधन का विकास। क्या? संसाधन का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है ना। माने संसाधन जिस प्रकार से हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम संसाधन के बिना एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। जैसे पानी भी एक संसाधन है ना। बाकी पानी के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इस तरीके से फिर हमारा है अगला संसाधन का प्रकृति। संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है या प्रकृति की देन है। मतलब कुल मिला के बोलें तो संसाधन किसका देन है? प्रकृति की देन है ना। परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग कर लिया है। हम लोगों ने ऐसा उपयोग किया संसाधन का, ऐसा उपयोग किया कि मतलब एक उसका निगेटिव पॉइंट बना दिया है कि हर जगह अंधाधुंध उपयोग। लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो वनों की कटाई कर दो, जीवाश्म ईंधन की कर रहे हैं तो उसकी खुदाई कर दो, कोयले की खुदाई कर रहे हैं तो बहुत खनन कर दो, है ना। इस तरह से हमने संसाधन को एक प्राकृतिक संसाधन है, परंतु हमने इसका अंधाधुंध उपयोग कर लिया। इसी कारण कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। संसाधन विकास में कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति लालचवश संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं। अगर जिनको किसी एक व्यक्ति विशेष के पास संसाधन हो जाएगा तो संसाधन का ह्रास करेंगे, है ना। फिर संसाधनों का अंधाधुंध शोषण और वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से
वैश्विक परिस्थिति पैदा हो गई, जैसे ओजोन परत में छिद्र का होना दिखना, पर्यावरण प्रदूषित होना, भूमंडलीय तापन होना, भूमंडल का जो जल स्तर है उसका कम होना। इस तरीके से जब संसाधनों का हमने दुरुपयोग किया, जैसे पानी को बोरवेल से निकाल रहा है तो अत्यधिक पानी बिना मतलब का बहा रहे हैं, व्यर्थ पानी बहा रहे हैं। ओजोन परत में छिद्र है तो मतलब ये जो गैसें होती हैं हमारी फ्रिज से जो निकलती हैं गैसें, इस तरीके की गैसों से हमारा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित है हर जगह, है ना। तो आगे है हमारा सतत पोषणी विकास। संसाधनों के विकास के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब ऐसा सतत पोषणी का विकास का मतलब होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आप वर्तमान की विकास की भविष्य की पीढ़ियों से आवश्यकता की अवहेलना ना करें। माने आज के विकास के लिए आप भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करें और जो आज का विकास हो रहा है उसके लिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो क्या कहलाता है वो, सतत पोषणी विकास। ठीक है, तो आगे चलें। फिर आगे है दोस्तों संसाधन नियोजन। क्या है, संसाधन नियोजन। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। माने संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कर लेना, प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, तो हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि सभी स्थानों पर सभी प्रकार की वस्तुएं या संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, या होते हैं ऐसा नहीं होता है, इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सभी स्थानों पर सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं या सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। तो क्या कहलाते हैं, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की आदि प्रांतों में खनिज और कोयले का भंडार है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है, जल संसाधन ज़्यादा है, और हमारे यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ झारखंड में खनिज संसाधन की ज़्यादा है। जैसे खनिज संसाधन में कोयला हो गया, हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है। तो संसाधन नियोजन बेसिकली ऐसा संसाधन जो किसी एक क्षेत्र में पाया जाता है दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब ये कि संसाधन सभी जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संसाधन नियोजन कहलाते हैं, है ना। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में क्या होता है, खनिज और कोयले का भंडार है, हीरे का भंडार है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन उपलब्ध है, वहाँ कोयले का भंडार नहीं है, है ना। तो अब हमने संसाधन के बारे में सारी जानकारी पढ़ चुके। अब हम आगे पढ़ेंगे भू संसाधन। क्या पढ़ेंगे, भू संसाधन, है ना। तो भू संसाधन क्या होता है, पढ़ते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन क्या है, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। भूमि, क्योंकि भूमि क्या है, जमीन हमारी क्या है, धरती क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या हम धरती को बना सकते हैं, नहीं। तो भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। हम सभी भूमि पर रहते हैं और भूमि पर ही आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। मतलब भूमि पर हम अपनी आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि पर रहना, निवास करना, इस सभी क्रियाकलाप किस पे करते हैं, भूमि पर ही करते हैं, है ना। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, परिवहन, संचार भूमि संचार हो गया, भूमि पर ही आश्रित होते हैं। मतलब ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भूमि पर आश्रित नहीं है। तो भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है, सीमित संसाधन है। ठीक है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है मित्रों, भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि में सभी आकृतियाँ, कई प्रकार की भूमि में आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है और कहीं द्वीप समूह है ना। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, भूमि किस प्रकार का संसाधन है, भूमि एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है। हम सभी भूमि पर ही निवास करते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप कहाँ करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, परिवहन, संचार कहाँ पाया जाता है, भूमि पर ही आश्रित होता है ना। और भूमि एक सीमित संसाधन है ना। फिर है भारत में भू आकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं,
है ना। आगे भारत में भू आकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं, कहीं तो कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं मैदान, कहीं द्वीप समूह। तो इस तरीके से हमने भू संसाधन के बारे में जानकारी जुटा ली, पढ़ लिया। अब हमको चलना है आगे। तो अभी हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, भू संसाधन। अब हम पढ़ेंगे भारत में भूमि के क्या स्रोत हैं, भारत में भूमि संसाधन के क्या क्या क्षेत्र हैं, कितने वर्गों में हैं, है ना। तो भारत में 43% भू क्षेत्र मैदान है। कितना प्रतिशत? भारत में 43% क्षेत्र पर क्या है, 43% क्षेत्र पर क्या है, हमारा मैदान है ना, मैदान है ना दोस्तों। फिर जिस पर कृषि कर सकते हैं, अपना उद्योग का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हमारे कि भारत में कुल 43% क्षेत्र पर जितना भू स्थान है भारत में, उसका 43% क्षेत्र भू क्षेत्र पर क्या है कि हम कृषि और उद्योग के लिए अपने निर्माण के लिए कार्य कर सकते हैं। किस पर? 43% क्षेत्रों पर, ठीक है। और शेष 30% क्षेत्र पर हम सिर्फ पर्वत हैं जो 12 मासी नदियों के लिए प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। मतलब ऐसा पर्वत जिस पे 12 मासी नदियाँ बहती हैं और उस पर 12 मास पानी भरा रहता है, पानी का प्रवाहित होता है पानी, है ना। माने 43% पर क्षेत्र पर मैदान है, 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है ना। और जो 12 मासी नदियां हैं वह पर्यटक को ज़्यादा अपने तरफ खींचती हैं, है ना। तो पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गया कि हमारे यहाँ पर्यटक विकास आते हैं। जहाँ उद्योग है तो ठीक है, जहाँ कृषि कार्य हो रहा है तो ठीक है, जहाँ कृषि कार्य नहीं हो रहा है तो वहाँ पर्यटक आ रहे हैं, ठीक है। फिर भारत में लगभग 27% भू क्षेत्र पर खनिज, वनों और जीवाश्म ईंधन का अपार संचय है। कितने प्रतिशत पर? भारत में 27% भू क्षेत्र पर क्या है? खनिज है, वन है और जीवाश्म ईंधन का अपार संचय, मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे भू उपयोग, भूमि का उपयोग, है ना। क्या पढ़ेंगे? भूमि का उपयोग। तो भूमि संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग किस लिए किया जाता है? भूमि संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है हमारा वन। क्या है? हम वन उपयोग के लिए करते हैं। जैसे वन से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवाएं मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं, है ना। तो वन पर हमें ज़्यादा आश्रित थे पहले, आज भी है। आज हमें हवाएं, पानी, सब कुछ पानी कह रहे हैं, हवा मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो ये किससे क्या देन है? वन का देन है। हमें वनस्पतियाँ भी मिल रही हैं, तो कहाँ? वन में ही मिल रही है ना। फिर तो वन कहाँ है? भूमि पर है, ठीक है। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए ध्यान से देखिएगा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब ऐसी भूमि जो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि हो। गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि क्या कहलाती है? कृषि योग्य अनुपलब्ध। जैसे इमारत, सड़क, उद्योग कहाँ बन रहे हैं? उस भूमि पर बन रहे हैं जो उपजाऊ नहीं है ना। जो मृदाएं उपजाऊ नहीं है तो उस पर क्या बन रहा है? हमारा उद्योग बन रहा है, सड़क बन रही है, इमारतें बन रही है ना। फिर प्रति भूमि जिसको बोलते हैं। प्रति भूमि का मतलब होता है कि वर्ष भर या उससे कम में वहाँ खेती न की गई हुई हो, है ना। प्रति भूमि में वर्तमान प्रति भूमि मतलब जो आज अगर खेत छोड़ दिए गए हो, ऐसा खेत जिसपे खेती कृषि कार्य चालू हुई हो लेकिन उसमें वर्ष भर या वर्ष भर से कम में कृषि कार्य न किया गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रति भूमि, है ना। फिर अन्य प्रति भूमि। तो अन्य प्रति भूमि जैसे अन्य प्रति भूमि में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो। तो कुछ लोग जब ज़मीन में उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, है ना, कि अगले साल बोएंगे या इस रबी नहीं बोएं, दूसरी रबी में खेती हम करेंगे, है ना। तो प्रति भूमि मतलब समझ आया जिसमें वो 1 वर्ष या वर्ष भर से कम के समय में खेती न किया गया हो। और अन्य प्रति भूमि में जहाँ वर्ष भर और 5 वर्ष में तक खेती न की गई हो तो उससे क्या बोलते हैं? अन्य प्रति भूमि बोलते हैं, ठीक। फिर है अन्य कृषि योग्य भूमि। क्या? अन्य कृषि योग्य भूमि जैसे अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, विविध वृक्ष फसलों, है ना,
उपवन अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 वर्षों से अधिक खाली हो, है ना, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खाली हो, क्या कहलाती है, अन्य कृषि योग्य भूमि। वहाँ मतलब कृषि कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं, गोचर भूमि मतलब जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिए, वृक्षों को लगाने के लिए छोड़ दिए, वृक्ष लगा दिए, उसमें फसल उगा लिए, उपवन मतलब बगीचा बना दिए उसका, है ना। तो वो कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि जहाँ 5 वर्षों से खाली हो, तो वो 5 वर्षों से खाली है ना, ऐसी भूमि, है ना। फिर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, क्या 6वां हमारा क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है वह काटी जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब क्या होता है कि वह भूमि जिस पर हम फसल वर्तमान स्थिति में लगा रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना। जिस पे वर्तमान समय में फसल बोई गई हो, लगाई गई हो, उस भूमि पर कटाई चालू हो, तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो भूमि उपयोग समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे आगे क्या, मृदा संसाधन। क्या पढ़ेंगे, मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन क्या है, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। मृदा क्या है, मृदा क्या है दोस्तों, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है ना। मिट्टी पर ही हम कृषि कार्य कर सकते हैं, माने मृदा पर ही, भूमि पर ही हम कृषि कार्य कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी किससे हो रहा है, मृदा पर ही हो रहा है, मृदा से ही हो रहा है। ठीक है, फिर है हमारा मृदा में का निर्माण। क्या दोस्तों, मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, मृदा संसाधन तो पढ़ लिया, फिर मृदा का निर्माण। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत असामान्य है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे, मतलब लगभग ना के बराबर, है ना। तो मृदा का निर्माण की प्रक्रिया लगभग ना के बराबर मतलब अत्यंत असामान्य है। 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा की परत बनने में हमें लाखों वर्षों का समय लग जाता है। समझ में आ गया इतना, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर पतली मृदा की परत का निर्माण होने में हमें कई लाखों हजारों सालों वर्ष लग जाता है। ठीक है, फिर मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा का निर्माण सैल एवं अन्य जैव पदार्थों की क्रिया करके निर्माण किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि मृदा का निर्माण के लिए जैसे हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, वैसा नहीं है। मृदा के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, शैल, अन्य जैव पदार्थ जो क्रिया करते हों, उनका निर्माण से क्या बनता है, मृदा। ठीक है, मृदा निर्माण में कई प्रकार प्राकृतिक क्रियाएं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मृदा निर्माण में प्राकृतिक क्रियाएं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, क्योंकि मृदा निर्माण में प्राकृतिक क्रिया से ही मृदा का निर्माण होगा, है ना। तापमान, जल की क्रिया, माने तापमान कब कैसा है, किस क्षेत्र का कितना है, उस हिसाब से भी मृदा का निर्माण होता है। जल की क्रिया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं हवाएं तेज़ चल रही हैं, कहीं हिमनदी हो रही है, तो वहाँ मृदा का निर्माण जल्दी हो सकता है। ठीक, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक गुणों का योगदान रहता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों का हमें क्या रहता है, उसमें मृदा निर्माण में योगदान रहता है। ठीक है, तो हमें मृदा संसाधन पता चल गया। मृदा संसाधन एक छोटे से पॉइंट में हमने आपको 4 पॉइंट में सारे मृदा निर्माण के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर है हमारा मृदा के प्रकार। क्या दोस्तों, मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। तो पहला है हमारा लाल मृदा, फिर है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लैटेराइट मृदा। तो ये मृदा के 6 प्रकार हैं। क्या है, मृदा के 6 प्रकार हैं। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लैटेराइट। तो दोस्तों अभी हमने मृदा के प्रकार को जान लिया कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, लाल मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लैटेराइट मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या है ना, तो यह मृदा देश की अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा होती है। जो हमारे देश में मृदाएं पाई जाती हैं, मिट्टी के प्रकार होते हैं, मिट्टी के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है, तो 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा। तो यह मृदा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है ना। यह उत्तरी मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान है, वो किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से उसका निर्माण हुआ है ना। इस मृदा में या इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं।
जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। और जो नया जलोढ़ होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। और नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। यह मृदा हिमालय के 3 प्रमुख नदियों से नदी तंत्रों से मिलती हैं बनती हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बनी है। ठीक है, ये मृदा किस निर्माण किससे हुआ है? तो हिमालयी नदी जो होती हैं कितनी हैं? 3 प्रमुख महत्वपूर्ण बड़ी नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। क्या? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट के अनुपात पाए जाते हैं। रेत सिल्ट के भी अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा। अब हम पढ़ेंगे काली मृदा। क्या? काली मृदा। तो काली मृदा, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है और इसे रेगर मृदा कहते हैं। इसे कौन सी मृदा कहते हैं? रेगर मृदा। किसका? इस मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदाएं होती हैं। कौन? काली मृदा। ठीक है, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उसका टूटने से किसका निर्माण होता है? हुआ है काली मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर है ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और ये मृदाएं किससे पाई जाती हैं? ये मृदाएं बेसिकली मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश के परिपूर्ण होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ये मृदाएं किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये कौन सी काली मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को क्या बोलेंगे हम? गुजरात भी बोलते हैं। आधुनिक गुजरात, पुराना सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मृदा समझ में आ गया। फिर हमारा है क्या? लाल मृदा। तो लाल मृदा क्या होता है? लाल मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान, जयंतिया के पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, लौह धातु की अधिकताओं के कारण इसका रंग लाल और पीला रहता है। इसमें अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। लाल मिट्टी किसकी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मृदा के सभी प्रकार, जिसको हमने इस वीडियो में पढ़ लिया और जान लिया और समझ लिया कि मृदा क्या होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, संसाधन क्या है, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, संसाधन के प्रकार, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि का उपयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। और मृदा के प्रकार भी हमने सब कुछ पढ़ लिया कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मृदा, मरुस्थली मृदा, लैटेराइट मृदा, ये सभी प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ना चाहता हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।